देखिए अगर आप न्यायपालिका पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं राहुल, तो कहीं न कहीं देखिए इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है। मुझे नहीं है देखिए, ही तो जमानत दिया सर। न्यायपालिका न्यायपालिका बात ही नहीं है। बोलिए ना, कानून का न्यायपालिका अगर जमानत दिया है तो का दुरुपयोग कर रहे हैं। ना उनको वापस है। कहाँ से कानून तो एक चीज़ बताइए आसिफ, सुनिए। एक चीज़ बताइए नहीं, एक चीज़ बताइए मुझे, सुनिए। एक करके एक हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है क्या? नहीं, नोटिस देखिए, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ही गुंडा अरे यार, खुलेआम देखिए नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे गुजरात से। कौन होगा गुजरात का अगला किंग और किसके हाथ में आएगी मुख्यमंत्री की कमान? दरअसल अभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेजी से उठ रही हैं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक और जहां गुजरात चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या गुजरात चुनाव में टिक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और इनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई गुजरात चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी या फिर बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा। शुरुआत सबसे पहले आशिफ से करेंगे। आशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशिफ, ये माना जा रहा है कि भाई गुजरात में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। जिस तरह पांचों राज्यों में कांग्रेस ने को धूल चाटनी पड़ी, गुजरात में भी क्या लग रहा है कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी? देखिए, ये मानते हैं कि 5 राज्यों में हार हुई, उसके बाद नेताओं को लगने लगा, पार्टी को लगने लगा कि बहुत कमज़ोर हो गए। लेकिन किसी को इतना भी कमज़ोर मत समझिए कि खुद आप कमज़ोर साबित हो जाए। मैं मानता हूँ कि 5 राज्यों में हार हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी हार होगी। जैसे बीजेपी के मान लेते पश्चिम बंगाल में हार हुई थी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि यूपी में भी हार गई। तो 4 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भले ही आज खराब हुआ, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, आज प्रशांत किशोर की वजह से भी आज सवाल खड़े हुए राहुल। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात में इस बार फिर से एक बार जो है कांग्रेस जिस तरह से जमीन उतर रही है, सोनिया गांधी जमीन पे उतर रही है, तो अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगी। अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, लेकिन देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की दौड़ में नहीं है आशिफ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई। तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक माइनस का पॉइंट रहेगा? इसका बड़ा नुकसान इन्हें आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस की क्या ताकत है आप जैसे लोगों को भले नहीं दिखाई देता हो। प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है सर। पहली बात तो वो एक नंबर बिजनेसमैन है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, किसी पार्टी के लिए काम करता है। तो इतना तवज्जो देना मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी भी है। प्रशांत किशोर हर पार्टी के लिए काम करते हैं। 2014 में मोदी के लिए काम किया, बीजेपी के लिए काम किया, नीतीश कुमार के लिए काम किया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया। जहां उनको फायदा मिलता है वहां चले जाते हैं। जब देखा कि कांग्रेस के लिए वो चीज हम उन्हें नहीं दे पाएंगे, तो अपना देखा कि अपना जो है बुढ़िया बिस्तर समेट के निकल गया। इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस जो कमजोर है। 70 सालों से आज देश में तमाम चीजें यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में अगर बताने लगे तो दिन रात खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस ने वो चीज दिया है। भले आज दिन खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ही बर्बाद हो जाएगी। भले ही दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन देखिए ये कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा होता है और हर किसी का दिन आता है। मेरे सहयोगी निखिल मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। निखिल, सबसे बड़ी बात यह कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में झटका लगा। पार्टी उठने की कोशिश तो करती है लेकिन फिर गिर जाती है। क्या स्थिति रहेगी गुजरात में कांग्रेस पार्टी की और क्या वाकई प्रशांत के जाने से कांग्रेस को झटका लगा है? देखिए राहुल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1997 से जो गुजरात की सत्ता से कांग्रेस बाहर है, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 2 दशक से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है गुजरात में। और उसी तरह से यूपी में भी हम लोग को देखने को मिला कि 3 दशक से बाहर थी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि उसको कम बैक करने में अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और उसके बाद इनको जो है जिस तरह से इनके आपस में जो फूट हो रहे हैं, प्रशांत किशोर का पहले जुड़ने का बात आया, वो भी नहीं जुड़ते। उसके बाद हार्दिक पटेल का भी कुछ मुद्दा चल रहा है। उसके बाद जिग्नेश मेवानी को भी अभी जेल हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेल करवाया क्यों गया, ये पूछ लीजिए ना, क्या करवाया क्यों गया? देखिए जिग्नेश मेवानी गलती क्या किया ये बताइए ना। कोई एक गलती तो बता दीजिए क्या किया है। ये देखिए सुनिए, हाथ मिले रहे, सरकार है इसीलिए दादागिरी दिखा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जो है अभी हर स्टेट में भी मौजूद है, सबको तो जेल हो नहीं रहा है। उसके ऊपर कुछ आरोप लगा है तभी वो जेल में गए हैं। सिर्फ ये आरोप क्या, आरोप ही तो बता दीजिए सर। जिग्नेश मेवानी को पहले बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के आप जेल में उठाते, क्यों उठाते? कि निर्दलीय विधायक, उनके पास ताकत है, जान रहे कि हार जाएंगे। उसके बाद जमानत मिल गई, उसके बाद फिर से किसी आरोप में जाके जेल है। आज बीजेपी डर से उनकी नानी याद आ रही है, इसी वजह से इस तरह के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं।
लेकिन ये हम ये देख रहे हैं कि भाई जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो ट्वीट किया, जमानत मिल जाती है कोर्ट से, दोबारा एक आरोप उन पर लग जाता है कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की है। और जिग्नेश मेवानी जैसे नेता वो इस तरह से करेंगे, ये बहुत बड़े हद तक एक अलग बात है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुजरात चुनाव बीजेपी जीतने के लिए जिग्नेश मेवानी को फंसा रही है। देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप न्यायपालिका पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं राहुल, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, मुझे नहीं है। देखिए तो जमानत दिया सर, न्यायपालिका की बात ही नहीं है, बोलिए ना कानून का न्यायपालिका अगर जमानत दिया है तो अरेस्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। वापस है। कहाँ से कानून तो एक चीज बताइए आसिफ, सुनिए एक चीज बताइए बीजेपी, नहीं, एक चीज बताइए मुझे, सुनिए एक करके एक हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है क्या? नहीं, देखिए हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी ही गुंडा अरे यार देखिए मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगा, एक एक करके अगर बात करें तो दर्शक भी जो है वो बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। मैं निखिल से जानने की यही कोशिश कर रहा था। भाई आशिफ ने ये कहा कि भाई कोर्ट से नोटिस नहीं आया, और हम ये देख रहे हैं कि आशीष मिश्रा टैनी की अगर बात कर लेते हैं, चुनाव का वक्त चल रहा था, जेल से बाहर निकाल दिया जाता, हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, लेकिन अचानक से जिस तरह से कदम उठाया गया तो ये भी तो एक सवाल बनता है। यहाँ पे देखिए, अगर कोर्ट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो इसमें ना कांग्रेस की कोई रोल होता है ना बीजेपी का रोल होता है। आसिफ जिस हिसाब से कह रहे हैं, इनका कहने का साफ मतलब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनको उठाकर जेल में डाल दिया है। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता ना कांग्रेस के कार्यकर्ता डाल सकते हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता डाल सकते हैं। लेकिन अमने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश जो है वो महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा हो रही है, जबकि देश के मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, अजान वर्सेस जो हनुमान चालीसा का जो अभी विवाद चल रहा है राहुल, देखिए ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये एक तरह का कॉम्युनल जो वायलेंस जो अभी फैल रहा है देश में, ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है। पहले दिल्ली से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जा चुका है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलते हुए नजर आएगा। तो दोषी किसको मानते हैं आप इस पूरी घटना? इसमें देखिए दोषी हम अभी किसी को बता नहीं सकते। राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? अंदर दम है तो महंगाई पे बात कीजिए ना। पूरा 5 राज्यों का चुनाव महंगाई से नहीं है। आज आए मोदी जी आंसू बहा रहे हैं कि अब राज्य से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से करके वेट कम कर दिया जाए। पहले अपने राज्य में यूपी में कम कर लो, दिल्ली में कम कर लो, जो 100+ शतक जा रहा है, तो बस खाली होर लगाएंगे उनको महंगाई। और देखिए जो बात कर ही नहीं सकते वो। लेकिन एक बड़ी खबर अभी सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। लेकिन देखिए उन्होंने जो वैट कम करने की बात की, पेट्रोल डीजल कम करने की बात की, उन्होंने कहाँ की शुरुआत की? उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है, राजस्थान की बात की है, उन्हें उत्तर प्रदेश की भी बात करनी चाहिए थी। जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन महंगाई कम क्यों नहीं? सिर्फ इतना। अच्छा, महंगाई कम क्यों? देखिए, महंगाई कम का जहां तक मुद्दा है, ये आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आता है। इससे पहले भी जो है यूपी में जब 5 राज्यों में जब चुनाव था, तब भी कांग्रेस वाले महंगाई करते हुए रोते रह गए। लेकिन सुनिए, एक सेकेंड सुनिए, हिंदू मुस्लिम अभी सुनिए, हिंदू मुस्लिम चुनाव के टाइम पे तो नहीं आया है, चुनाव के बाद आया है। हिंदू पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, याद है आपको? सुनिए, पेट्रोल सुनिए, एक सेकेंड दिल्ली में आप रह रहे हो, चुनाव से पहले अभी जब आप भी जब पंजाब में उतरा, उत्तराखंड में भी उतरा था, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 95 रुपए थी, ठीक। अभी कितनी है? फिर आप दिल्ली का भी देखो ना। फिर तो भैया महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन निखिल भाई फंस गए हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी ने ये कह दिया है कि भाई लगातार देखिए ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, और महंगाई की बात सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार हनुमान वर्सेस आजान कर रही है। मेरे साथ और भी सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले देखिए मेघा के पास चलेंगे। मेघा काफी चीजों को कवर कर रही है। मेघा, हमारे देश में मुद्दे तमाम है, लेकिन अजान वर्सेस हनुमान चालीसा ये कहां तक सही? भाई अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी उस पर बात नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? उनकी वजह से बवाल हुआ है। जी बिल्कुल, ये पूरा मुद्दा जो है वो राज ठाकरे के बयान के बाद ही शुरू हुआ है, और ये मुद्दा जो है लगातार बीजेपी इस मुद्दे को साइडलाइन करने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि सवाल अब बीजेपी पे उठ रहे हैं। और यहाँ पर एक सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि 2016 के बाद जो है अभी तक सबसे ज्यादा ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है वो बीजेपी के राज्य में ही हुआ है। भले ही ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस के राज्य में भी होता था, लेकिन ये रेट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के राज्य में ये रेट बढ़ा है हिंदू और मुस्लिम के विवाद का। तो उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को काम करना चाहिए। और जिस
जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में देखा गया है, ये सिर्फ अब महाराष्ट्र का मुद्दा बन के नहीं रह गया है, ये अब पूरे देश में धीरे धीरे फैलते जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, सब जगह ये मुद्दा जो है अब धीरे धीरे आग पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही बीजेपी सरकार को इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेना। देखा वजह क्या है? देखिए, नवनीत राणा के खिलाफ तो कदम उठा लेते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन राज ठाकरे से किस बात का डर है? राज ठाकरे से ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि राज ठाकरे के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे? आपने नवनीत राणा, उनके पति को जेल में भेज दिया। जी, यही सवाल बार बार जो है शिवसेना से पूछा जा रहा है कि वो राज ठाकरे के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि राज ठाकरे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं महाराष्ट्र में, उनका अच्छा खासा नाम है। अगर उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है तो कल होके मामला बिगड़ सकता है शिवसेना के लिए। तो इस डर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवसेना उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। शिवसेना भाई डर के वजह से एक्शन नहीं ले रही है। राज ठाकरे का जिक्र करना जरूरी था। राज ठाकरे बयान देते भाई 3 तारीख तक मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा लो। भाई राज ठाकरे कौन होते हैं ये कहने वाले कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटेगा? राज ठाकरे देश चला रहे हैं या राज ठाकरे से देश चलता? देश चलता संविधान से। और भाई सेंट्रल को बड़ा कदम उठाना चाहिए था राज ठाकरे के खिलाफ। मेरे 2 सहयोगी और मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, राज ठाकरे ने बयान दिया है, माफी नहीं मांग रहे। नवनीत राणा ने यह कह दिया कि भाई उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाएगा, उन्हें सीधे कोर्ट में भेज दिया, जेल में भेज दिया। लेकिन अगर आप देखें इस समय तो ये जो हिंदू मुसलमान का विवाद है, कहीं ना कहीं जो बढ़ती महंगाई, रोजगार, उन मुद्दों को दबाने के लिए एक कांग्रेस के कई आला अधिकारियों ने भी बात कही। और रही बात गुजरात चुनाव की, तो वहां अगर आप देखें तो कई व्यापारी संगठन है और बढ़ते दाम कीमतों में जो व्यापारियों को मार झेलनी पड़ रही है, क्या उन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी को वो सपोर्ट करेंगे इस बार या कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, ये एक बड़ा फैसला रहेगा। और आम आदमी पार्टी भी वहां पर काफी समय सक्रिय है। तो अच्छा, माहौल बिगड़ा राज ठाकरे की वजह से, मानते नहीं मानते? जी, वो बिल्कुल बिगड़ा है, क्योंकि वह हनुमान जयंती का समय पड़ गया और इसमें आप देखें ईद का समय भी था, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी आग, एक चिंगारी थी जो समय काफी भड़क गई उस बयान की बात से। सेंट्रल की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया है राज ठाकरे को लेकर? सेंट्रल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी पे सवाल खड़ा कर देती है। इसके अलावा हमने देखा भाई आजम खान के खिलाफ ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी? बिल्कुल, अगर आप देखिए तो ये कई अधिकारियों ने साफ बयान दिया है कि इस समय जो हनुमान चालीसा या फिर ये विवाद चल रहा है, ये महंगाई और रोजगार को दबाने के लिए, तो केंद्र इस पर क्यों आगे आएगी? ये आला अधिकारी कांग्रेस का बयान है साफ तौर पर। तो ऐसे में बीजेपी को आगे दिखाएंगे ही। और अभी कोई बड़ा अगर एक्शन लेना होता तो उसी समय ले लिया जाता, अभी तक नहीं लिया गया, वो अपने आप में एक चिंता की बात है। अभी तक नहीं लिया गया, ये एक चिंता की बात है। देखिए, देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जीडीपी लगातार घट रही है और सरकार हनुमान चालीसा वर्सेस अजान कर रही है। मेरे साथ मेरे एक सहयोगी मौजूद है। गुजरात की तरफ चलेंगे। जिग्नेश मेवानी को क्यों जानबूझकर फंसा रही है बीजेपी और क्या लग रहा है, क्या जिग्नेश मेवानी गुजरात में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा वोट बैंक निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें असम की तरफ फंसाया जा रहा ताकि चुनाव बीजेपी जीत जाए एक तरफा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार यहाँ पे देश में कुछ न कुछ मुद्दे यहाँ पे सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं और जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पे उसको वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें करी जा रही हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बना सकती है कांग्रेस। जैसे महंगाई हो चुकी है, इनको लेकर गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर लड़ सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवाड़ी को जो आप जेल के भेज रहे, कहीं ना कहीं ये एक सरकार के द्वारा एक कहीं ना कहीं उनके जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाए। देखिए, वोटर्स को कम करने की कोशिश करिए। बीजेपी की एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाते, लेकिन हिंदू मुसलमान करके देश को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक एक सवाल मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, इनसे लेने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये हमने देखिए निखिल ये देखने की कोशिश की है कि भाई कांग्रेस का भी शासनकाल था, लेकिन उस वक्त अजान पर बात नहीं होती थी, हनुमान चालीसा पर बात नहीं होती थी, रोजगार पर बात होती थी, तमाम मुद्दों पर बात होती थी। 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान हुआ है, इसके पीछे क्या वाकई बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है? और हिंदू मुसलमान की आड़ में क्या वाकई ये कहीं ना कहीं असली मुद्दे को दबाने का काम कर रहे हैं? देखिए राहुल, आप इसको साजिश कहिए या आप इसको मुद्दा कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि 2014 के बाद हिंदुत्व को लेकर के और एक सनातनी धर्म को लेकर के अगर कोई पार्टी आगे आई है तो वो बीजेपी आई है। कांग्रेस भी इस चीज़ को निखिल, हमारा जो देश है वो सभी का देश है। हमारे देश में सबको मान्यता दी गई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और ये देश का संविधान कहता है कि भाई अगर देश में इतने धर्म के लोग रह रहे हैं तो सरकार को सबको मान्यता देनी पड़ेगी, किसी एक को आप आगे लेकर नहीं जा सकते। आप मुझे कोई भी एक बीजेपी ऐसे बड़े नेता का बयान मुझे सुना दीजिए जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को किसी भी तरह का तकलीफ दे रहे हैं या किसी भी तरह का तकलीफ है। अच्छा, देखिए अभी मैं निखिल आप जिक्र कर लेता हूँ कि एक बड़े साधु उनका बयान सामने आया जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी की। मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा। तो
मानते हैं आप कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी नेता संत है तो गलत बयान नहीं देंगे ना निखिल। बयान तो मौलाना भी दे रहे हैं, बहुत ऐसे भी मौलाना का बयान आया जो अभी कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कदम उठाया गया, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए वो राज ठाकरे सिर्फ 3 तारीख तक का एक अल्टीमेटम दिए हैं वो, ठीक है, लेकिन अकबर उद्दीन ओवैसी ने कब बयान किया था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए कि 20 करोड़ भारी है या 80 करोड़ भारी है। तो ये दोनों बयान में अभी बहुत फर्क है राहुल। दोनों बयान में देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों बयान में बहुत ज़्यादा फर्क है, और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया और ये बताया कि कौन किससे डर रहा है और आखिरकार देश का माहौल क्या है। लेकिन सवाल तो भाई सबसे बड़ा ये बनता है कि आज जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर फंसाया गया। सवाल ये भी है कि आखिरकार हिंदू मुसलमान की आड़ में बीजेपी कौन सी राजनीति करने का काम कर रही है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।